हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्था। इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो यू यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक है उससे हम कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के वन लाइनर दिए गए हैं। हम इसमें लगभग 1 लाख वन लाइनर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज का टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जिनमें भी GK GS आता है उन सभी के लिए ये ज़रूरी हो जाएगा। और UGC नेट हो गया, JRF हो गया, इन सभी के लिए तो ये ज़रूरी है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। हम थोड़ा सा इसको सेट कर लें इसकी परफेक्ट रेंज में। थोड़ा कम करूँ क्या? तो चलिए, पहले आता है हमारा गुलाम वंश। हम क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम जो अरबों का आक्रमण है उसको देख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है गुलाम वंश से रिलेटेड। तो 1206 से 1290 तक इनका शासन रहा है। सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक इन्होंने शासन किया है, सिर्फ 4 वर्षों तक। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? गुलाम वंश था। गुलाम होते क्या थे? तो जो बच्चे होते थे उनको बेच दिया जाता था। उनके द्वारा जो वंश बनाया गया उन्हें गुलाम वंश कहा जाएगा। मतलब गुलामों के द्वारा बनाया गया वंश है ये। तो भारत में सबसे पहले कौन सी मुस्लिम राजवंश स्थापित हुआ है? तो गुलाम वंश स्थापित हुआ है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक है, क्योंकि इसी के द्वारा तो स्थापना की गई है। मोहम्मद गौरी का वह गुलाम कौन था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यह अपने शासक जो थे उनके बाद राजा बना, शासक बना। उसने बाद में बोला कि हाँ भैया हम राजा हैं, और गुलाम वंश की स्थापना की थी इसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो मोहम्मद गौरी का दास था। देख चुके हैं हम। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लाहौर को राजधानी बनाया गया था। किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब कराया था? तो जून 1206 में इसके द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति कब मिल गई थी? 2 साल बाद 1208 में मिल गई थी। राज्याभिषेक जून 1206 में करवाया है और दासता से मुक्ति मिल गई है इसको 1208 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया था? तो लाहौर को राजधानी बनाया था और वहीं से अपने शासन का संचालन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक का शासनकाल कब से कब तक है? तो हम पढ़ चुके हैं 1206 से स्टार्ट हुआ है, 1210 तक रहा है, केवल 4 साल तक। 1206 से 1210 तक 4 साल तक शासन किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो इसका नाम है ताजुद्दीन एद-दौला के द्वारा। देखो, हम तराइन की पहली लड़ाई पढ़ चुके हैं जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुई थी, और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। नेक्स्ट आते हैं तराइन का दूसरा युद्ध, जो हुआ था कब? 1192 में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और मतलब पहली बार मुगल सत्ता स्थापित कर दी गई थी भारत में गौरी के द्वारा, जब दूसरा तराइन युद्ध हुआ था। अब आता है, हमने तीसरे तराइन युद्ध के बारे में नहीं पढ़ा है। तो जो तीसरा तराइन का युद्ध था वो 1215 में होता है ना। और जो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने कहीं से कहीं कनेक्ट कर दिया। पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किसके बीच में हुआ है? ताजुद्दीन ऐद दौला के बीच में हुआ है। देखो, पंजाब है, इस पर शासन कर रहा था कौन? गौरी ने इसको जीता। उसने बोला कि कुतुबुद्दीन ऐबक तुम ले लो, लेकिन दूसरा गुलाम के कौन था? ताजुद्दीन ऐद दौला था। इसको भी पंजाब चाहिए, तो इसके बीच में संघर्ष हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक का नाम क्या है? तो इनका नाम है परमादिदीव। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको पराजित किया था? परमादिदीव को किया था।
दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जो कि लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान करता था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह लाखों का दान करता था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा गया है। किसे कुरान खां कहा गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है कुरान खां, क्योंकि ये कुरान की जो कृतियां होती हैं उनको बहुत सुंदर तरीके से गाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा गया? कुरान खां कहा गया है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक है वह चौगान खेलने के दौरान घोड़े से गिर गए थे। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु किनकी हुई है? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई है। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई है। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर को राजधानी बनाया, लाहौर से प्रशासन किया, तो इनकी जो कब्र वगैरह है वो कहाँ पे बनाई जाएगी? लाहौर में बनाई जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तत्कालीन उत्तराधिकारी बना? तो इसके बाद बना था आराम शाह। तो कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन है? आराम शाह है, जो कि आराम से आया और आराम से ही चला गया, क्योंकि इसको हटा देंगे कौन? इल्तुतमिश। तो 1210 में इल्तुतमिश इनको हटा देगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बनेगा उत्तराधिकारी? आराम शाह, और उनको हटाया जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली का और जो इल्तुतमिश है यह 1211 से 1236 तक रहे, मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें शासन किया है। 1211 से 1236 तक इन्हें शासन किया है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? इल्तुतमिश है। दिल्ली का मुस्लिम शासक पहला इल्तुतमिश है। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुसत्ता संपन्न शासक कौन बना है? इल्तुतमिश बना है, क्योंकि जो ऐबक था वह गौरी का गुलाम था और मरते दम तक एक गौरी के गुलाम के रूप में ही इसने शासन किया। इसको 1208 में स्वतंत्र कर दिया गया था, फिर भी इसने स्वतंत्र रूप से शासन नहीं किया। तो पहला शासक कौन बना? इल्तुतमिश बना, जिसने संप्रभु और प्रभुसत्ता संपन्न शासक स्थापित किया। इल्तुतमिश ने कहाँ पर किया था? दिल्ली में किया था, इसलिए ये दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक है। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो ये आरपी त्रिपाठी जी ने बोला है। तो ये जैसे ही यहाँ पर मतलब पूरा भारत है, भारत को ये पार करके आए हैं, एक पूरी पार्टी पार्टी चेंज करके आए हैं ये तो क्या होगा? ये आरपी त्रिपाठी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है ना। उसने अच्छे से शासन किया, कोई मारकाट नहीं की, लेकिन जो इल्तुतमिश है उसका दमान था और इसने क्या किया? आराम शाह को हटाया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया और उसने पार्टी बदली और दिल्ली में अपनी राजधानी स्थापित की और शासन करने लगा। इसलिए जो भारत के आरपी त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने कहा है कि मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा गया है? तो इल्तुतमिश को कहा गया है कि देखो पहला गुलाम कौन था? ऐबक था। किसका? गौरी का था। और इल्तुतमिश है वह ऐबक का गुलाम था, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश किस जनजाति का तुर्क था? तो वह एलवरी जनजाति से था। एलवरी जनजाति से था। तो हमारे जो जमाई साहब वगैरह होते कैसे इल्लियों के जैसे नहीं होते, तो बस एलवरी से याद कर लो। ये भी तो जमाई था इसका, ऐबक का। ऐबक का इल्वरी जनजाति से संबंध था इल्तुतमिश। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं से था। बस इल्लियां जहाँ लगा जाती है वहां बाद बदबू वगैरह भी आती है, तो बदायूं का सूबेदार था। इसने राजरोहन के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास कौन सा इक्ता था? तो बदायूं था। जब इसको मुक्ति से पूर्व इसके पास कौन सा इक्ता वगैरह था, तो वो कौन सा हो जाएगा? बदायूं हो जाएगा। तो बदायूं का शासक था ये। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश। लाहौर थी ऐबक की, इल्तुतमिश की है राजधानी कौन सी? दिल्ली। इल्तुतमिश को गौरी ने दास्ता से कब मुक्त कर दिया था? तो इनको 1205-6 में कर दिया था, खोखरों के विद्रोह के साथ, मतलब समय पर। जो खोखरों का विद्रोह हुआ था तब इल्तुतमिश ने गौरी की सहायता की होगी। तो 1205 में इल्तुतमिश को मुक्त कर दिया और 1208 में कर दिया है किसको? ऐबक को। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो इल्तुतमिश को शासक बनाया था गौरी ने? नहीं बनाया था। किसको बनाया था? ऐबक को बनाया था।
इल्तुतमिश ने सत्ता कैसे ग्रहण की थी? तो इसने दिल्ली में तुर्क अमीरों और जो सैन्य अधिकारी थे उनसे इसका चयन किया था। इनने बोला कि चलो ये चुनाव कराते हैं, आराम से आपका अच्छा शासक बनेगा, हम बनेंगे। इसने तुर्क अमीर थे, सैन्य अधिकारी थे, उनको थोड़े पैसे वगैरह दे दिए होंगे और उससे चयन करवाया था खुद का। कौन सुल्तान रात्रि में अपना अधिकांश समय प्रार्थना चिंतन में व्यतीत करता था? तो इल्तुतमिश था। जब सेना के सहयोग से बैठा है तो रात में नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। तो वो रात्रि का अधिकतर समय प्रार्थना करने में और चिंतन करने में व्यतीत करता था। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? तो इल्तुतमिश का था। निजामुद्दीन जुनैदी पूरा जुनून से बैठा था। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? इल्तुतमिश का था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। देखो पहले हमने बख्तियार खिलजी को पढ़ा था, इसने बिहार पर आक्रमण किया था, बंगाल पे आक्रमण किए थे। अब आए हैं इल्तुतमिश, इसने बोला कि एक काम करो तुम भैया, कहाँ जाओ? बिहार जाओ। भैया अपनी जान को भेजा है ना, तो मलिक जानी को बहार दे दी कि चलो ये बहार मलिक जानी को बनाया है बिहार का सूबेदार। किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मुगलों के खिलाफ गठबंधन की मांग की गई थी? तो ये है जलालुद्दीन मगवानी के द्वारा। इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा गया था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग की गई थी। मंगोल है उनके खिलाफ क्या कर लो, आप गठबंधन कर लो, ये बोला था जलालुद्दीन मगवानी ने। फिर इनको भैया भागा भागा के मारेंगे, या फिर मंगोलों को मांगा होगा कि मंगोलों को हमारे पास भेजो, हम इनको मार देंगे। तो मगवानी क्या मांगे थे? मंगोल मांगे थे। तो मंगोल के खिलाफ गठबंधन किसने करने के लिए कहा था? जलालुद्दीन मगवानी के द्वारा कहा गया था। 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मगवानी भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आकर धमका सिंधु नदी तक पहुंच गया था। वह कौन था? तो यह ख्वारिज्म के शाह का पुत्र था। ख्वारिज्म हमने पढ़ा था किसमें? अलवरूनी कहाँ का था? ख्वारिज्म का था, है ना। वहीं का शासक का पुत्र था ये। कौन है? जलालुद्दीन मगवानी। क्यों इसने घेरा डाला था, क्यों आ गया था उत्तर पश्चिमी सीमा पर 1221 में? क्यों? क्योंकि इसको मंगोल चाहिए थे। तो मंगोलों के खिलाफ इसने इल्तुतमिश से बोला कि चलो अपन गठबंधन करते हैं। ये ख्वारिज्म के शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मगवानी। किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर आया था? तो जलालुद्दीन मगवानी का। देखो चंगेज खां कौन है? मंगोल है। ये किसके पीछे भाग रहा है? जलालुद्दीन मगवानी के पीछे भाग रहा है। इसलिए आए किनके पास? इल्तुतमिश के पास। इन्होंने बोला कि भैया अपन दोनों मिल जाते हैं और चंगेज खान को मारते हैं। बस इनने मना कर दिया कि नहीं, हाँ हाँ, इनने बोला हो आओ आओ खाना खाते हैं, हमारे घर पे आओ। जलालुद्दीन मगवानी को घर पे बुलाया खाना खाने के लिए, और इसी को पकड़ के किसको दे दिया? चंगेज खान को दे दिया। तो सिंधु के तट पर कौन आया था? चंगेज खान आया था कि उसको पकड़ने की, जलालुद्दीन मगवानी को पकड़ने के लिए। इल्तुतमिश क्या करेगा? इल्तुतमिश इसको पकड़ेगा और बोलेगा चंगेज खान को, भैया इसको लेके जाओ, अपन दोनों भाई भाई। उसने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस वर्ष सिंधु के तट पर आए थे? 1221 में आए थे। 1221 में चंगेज खान सबसे पहले भारत की सिंधु नदी के तट पर आया था। 1221 में किस समय आया था? इल्तुतमिश के समय आया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के समय आया था। कब आया था? 1221 में आया था। किसको पकड़ने? जलालुद्दीन मगवानी को पकड़ने। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किस किस समय भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में इसने आक्रमण किया था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था तेमुचिन। क्या नाम था? तेमुचिन। इनका नाम क्या था भैया? कितना अच्छा नाम है, तेमुचिन। चंगेज खान। तो इनके चंगुलों से किसी को नहीं है चैन। तेमुचिन इनके या फिर चिन्ह बन गए, इनके चंगेज से या फिर चंगुल से क्या बन गए? चिन्ह बन गए। तो चंगेज खान का मूल नाम क्या है? तेमुचिन। किस दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा था? तो वही इल्तुतमिश के राज दरबार में भेजा, और उसने बोला कि भैया जलालुद्दीन मगवानी को हमारे पास भेज दो। तो इसने बोला ओके, पकड़ के भेज दिया। खलीफा का मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? तो ये है इल्तुतमिश, जिसको खलीफा से मान्यता प्राप्त हो गई थी, ऐबक को प्राप्त नहीं हुई थी।
किस वर्ष बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था? तो 1229 में 1900 आ रहा है क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम इसी टाइम चलते हैं ना। तो ये जो पदाभिषेक हुआ है किसका? इल्तुतमिश का। कब आया है? तो 1229 को आया है। अभी तक किसी के शासनकाल मतलब ऐबक को तो नहीं मिली थी बगदाद के शासक से अनुमति, या खलीफा के द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन खलीफा का एक दूत आया इल्तुतमिश का राज्याभिषेक करने, पदाभिषेक करने का औपचारिक पत्र लेकर। कब आया था? 1229 में आया था। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए वस्त्र, आभूषण और उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र, अमीरों आदि ने ग्रहण किया। यह कथन किसका है? तो यह इल्तुतमिश के लिए कहा गया है। तो इस्लाम की राजधानी मतलब बगदाद से भेजे गए वस्त्र, आभूषण, उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र और अमीरों आदि ने ग्रहण किए। यह कथन कहा गया था इल्तुतमिश के लिए। इस्लाम की राजधानी किस स्थल को कहा गया है? तो बगदाद को कहा गया है। इस्लाम की राजधानी किसे कहा गया है? बगदाद को कहा गया है, क्योंकि वहीं पर खलीफा रहते थे। किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त की है? तो इल्तुतमिश के द्वारा प्राप्त की गई है। तो खलीफा से खिलाफत को प्राप्त किया है इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर का पद किसको दिया गया था? तो ये इल्तुतमिश को दिया गया था। भाई मशहूर हो गया था, चंगेज खां का आक्रमण इसने निरस्त कर दिया था, मना लिया था, उसको बोल दिया था कि भाई भारत पर आक्रमण मत करो, तो मशहूर हो गया ना। तो मंसूर का जो पद है वह किसे दिया गया है? इल्तुतमिश को दिया गया है। इल्तुतमिश के विषय में सही कथन क्या हो जाएंगे? तो इल्तुतमिश ने अपनी प्रभुसत्ता की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी। तो ये सही है। कब प्राप्त की है? 1229 को प्राप्त की है। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान ग्यासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया था। तो बंगाल का सुल्तान था ग्यासुद्दीन, उसको हराकर लखनौती पर अधिकार किया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये भी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा धारण की गई थी, खलीफा ने खुद दी थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश है। खलीफा के द्वारा इसको वैधानिक सुल्तान बनाया गया है, खलीफा को, अरे इल्तुतमिश को। किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ हुआ है? तो ये R P त्रिपाठी पढ़ा था, तो राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा है कि भारत में मुगल संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है। सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया, उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आवाद उस सलातीन और मासिर उर सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए ललाहित था। यह कथन किस सुल्तान के विषय में कहा गया है? तो इल्तुतमिश के विषय में कहा गया है। तो इल्तुतमिश क्या चाहता था? तो यह फारसी राजनीति जो परंपरा है उसको आत्मसात खुद ने कर लिया था, और भारतीय परिवेश के अनुसार इसको ढालना चाहता कि भारत में भी ऐसी ही परंपरा हो, फारसी राजतंत्रीय। इसने वहाँ की जो फेमस पुस्तकें थी, जिसमें अवा उस सलातीन और मासिर उर सलातीन जैसी पुस्तकों को अपने पुत्र के पढ़ने के लिए बगदाद से मंगवाई थी, और ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों को इसमें संबंधित किया था। दिल्ली में अनुकरण के लिए भी ये चाहता था कि दिल्ली में भी लागू कर दिए जाए। इल्तुतमिश के बारे में ये बातें कही गई हैं। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा कहा गया था। ये चाहता था कि ईरानी में हो जाए पूरा, फारसी में भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि भारत क्या है? अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, ये इल्तुतमिश ने कहा था। दरअसल दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया है। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया है। इसे हजरत ए दिल्ली या राशि दिल्ली या शहर कहा गया है। यह सुल्तान कौन है? तो ये है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश है।
तो इनके बारे में कुछ कहा गया है कि इन्हें दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनैतिक और प्रशासन केंद्र नहीं बनाया था, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था। इनके समय में साहित्य में कभी भी दिल्ली को सिर्फ दिल्ली नहीं कहा गया है, बल्कि हजरत ई दिल्ली या राशि दिल्ली या शहर कहा गया है इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो ये है रजिया। इल्तुतमिश के द्वारा अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी चुना गया था, क्योंकि पुत्र नालायक थे। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश ने किससे करवाई थी? किसने की थी? तो मिनाज उस सिराज के द्वारा की गई थी भैया। मिनाज मना नहीं कर सका बेचारा, उसने बना दी। तो रजिया को उत्तराधिकारी बनाने के लिए जो शाही विज्ञप्ति थी उसको इल्तुतमिश के द्वारा मिनाज उस सिराज से बनवाया गया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की पदवी पर कौन बैठा? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठा। देखो, रजिया सुल्तान को वो चुन के गए थे, लेकिन इनने बोला कि भैया कहाँ, रुको रुको रुको, हम बैठेंगे, तुम नहीं बैठ सकती। तो नुकरुद्दीन फिरोज शाह बैठा इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। शाह तुर्कन कौन थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। इनने बोला, शाह तुर्कन ने अपनी कुछ तिगड़म बिठाई और नुकरुद्दीन फिरोज को बिठा दिया। रजिया सुल्तान से बोला कि चलो बेटा तुम चाय बना के लाओ, तो और इतनी देर में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बिठा दिया। इस सुल्तान की माता विद्वानों और परिजनों को उपहार और दान देने के लिए प्रसिद्ध थी। यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता, तभी तो ये इतना दिमाग चलाती थी। इन्होंने विद्वान और जो उनके परिजन हैं उनको बहुत सारे उपहार दान में दिए थे, इसलिए कोई भी इनका विरोध नहीं कर पाया। गुलाम वंश के सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं थी, किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो ये है नसरुद्दीन महमूद। ये गुलाम वंश के सुल्तानों में से इल्तुतमिश की संतान नहीं थे नसरुद्दीन, लेकिन उनके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी थे। अब आते हैं रजिया का शासन। ये रही हैं 1236 से 1240 तक, मतलब इनका भी 4 साल ही रहा है। 4 साल ऐबक का भी था और इनका भी कितना है, 4 साल ही है। मध्यकालीन भारत के प्रथम महिला शासिका हैं रजिया सुल्तान। किसने चुना था? इल्तुतमिश ने चुना था मृत्यु के पहले। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका का नाम क्या है? रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, सल्तनत पर बैठी थी। सुल्ताना रजिया किसकी उत्तराधिकारी थी? तो ये इल्तुतमिश की थी। यहाँ पर वो रुकनुद्दीन वगैरह आ जाते हैं, लेकिन ये उठा के फेंक देती है उनको और खुद बैठ जाती है रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से थी? तो इनका संबंध में दास या गुलाम राजवंश से है। ये कहाँ की रानी थी? दास या गुलाम राजवंश की रानी थी, दिल्ली की सल्तनत पर इनने राज किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक रजिया किस राजवंश से आते हैं? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वह मामलूक दाश गुलाम राजवंश से आते हैं और रजिया भी इसी राजवंश से आती हैं। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी थी? तो 1236 में ये शासिका बनी। अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो इख्तारुद्दीन एतगीन को किया था। इनके तो नाम कितने अच्छे हैं। इख्तारुद्दीन एतगीन को नियुक्त किया था अमीर हाजिब के रूप में। रजिया सुल्तान के द्वारा अमीर हाजिब किसको बनाया था? इख्तारुद्दीन एतगीन को बनाया था। रजिया ने जमालुद्दीन याकूब को किस पद पर नियुक्त किया था? तो अमीर आखूर बनाया था। तो जमालुद्दीन याकूत को कौन सा पद दिया था रजिया सुल्तान के द्वारा? अमीर ए आखूर का पद दिया था। आके खुद बैठ गया। जमालुद्दीन याकूत को बनाया था अमीर आखूत, और एतगिन को बनाया था अमीर हाजिब, मतलब हाजिर हो जाना एक बार, कोई गिन विन नहीं गाना, एतगिन। सुन्नी और जो शिया थे इनके मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद है किसके समय हुए हैं? तो रजिया के काल में हुई। बेचारी महिला थी और वहीं पर शिया और सुन्नी दोनों लड़ रहे हैं। तो शिया और सुन्नी में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक विवाद हुए हैं किनके समय पर? रजिया सुल्तान के काल में। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने का में किसका हाथ था? तुर्कों का। जो तुर्क थे वो नहीं चाहते थे कि कोई भी महिला सिंहासन में बैठे, तो रजिया सुल्तान को पद से हटाने के लिए या सत्ताच्युत करने के लिए मुख्य जिम्मेदार रहे हैं तुर्क। रजिया के विरुद्ध में अमीर गुट का नेतृत्व किसने किया था? तो निजामुल मुल्क
जुनैदी के द्वारा किया था। ये जुनैदी वही है ना, बताओ कौन है, जो इल्तुतमिश के सेनापति थे या वजीर थे, है ना जुनैदी। तो इसी का मुख्य नेतृत्व रहा है रजिया के विरोध में। तो रजिया के विरोध में जो अमीर गुट का नेतृत्व है वह किसने किया था, निजामुल मुल्क जैनु जैनीत के द्वारा किया गया था, जैनेती जैनेती के द्वारा किया गया था। रजिया सुल्ताना कहाँ हारी और कहाँ उनकी हत्या हो गई थी, तो यह कैथल में इनकी मृत्यु हुई थी रजिया सुल्तान की, वो भी 1240 में। कहाँ पर हुई है, कैथल में हुई है। रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा, तो मुइजुद्दीन बहरम शाह। बिल्कुल एक बहम था कि रजिया आ जाएंगी लेकिन नहीं आई, तो बहरम शाह बैठे थे। मुइजुद्दीन बहरम शाह रजिया की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे। रजिया के पतन का कारण क्या था, तो उनका स्त्री होना ही सिर्फ पतन था। वो बहुत अच्छी शासिका थी, वो बहुत अच्छी सुल्तान बनती, बस उनका क्या दोष था, वह स्त्री थी। किस इतिहासकार ने रजिया की असफलता का कारण उनका स्त्री होना बताया है, तो ये है मिनाज उस सिराज। इसी के द्वारा वो जो शाही विज्ञप्ति था ना, वो भी इसी के द्वारा लिखी गई थी, पेश की गई थी। तो रजिया की असफलता का कारण स्त्री होना ही किसने बताया है, मिनाज उस सिराज के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट आता है गुलाम के बाद बलबन वंश। गुलाम का बलबन, गुलाम भी तो था। अब बताए बलबन, ये 12 बीच के शासक हमेशा क्यों लग रहा चले गए। 1267 से 1286 तक ये रहे हैं। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के सेवा में रहने वाले अमीर थे, जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया था, तो इसका नाम है इमाउद्दीन रेहान। तो बलबन कब तक रहे हैं, 1266 से 1286 तक इनका शासनकाल रहा है, लगभग 20 वर्ष, है ना। और इन्होंने जो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद है, इनकी सेवा में रहने वाला अमीर मतलब कौन, बलबन, जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया था, तो इसका नाम है इमाउद्दीन रेहान। हैरान हो गया था इनकी साजिशों से और उसने अपना पद खो दिया। इतिहासकार मिनाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था, तो ये है नसरुद्दीन महमूद। ये कौन रहे हैं, आदर्श सुल्तान रहे हैं। ये टोपियां सिल्क के मुख्ता अपना जीवन गुजारा करते थे, नसरुद्दीन महमूद। इन्हीं का अमीर कौन था, बलबन था। फिर बलबन इनको हटा देता है, मतलब इनकी मृत्यु के बाद बलबन शासक बनता है। बलबन को उलू की उपाधि किसने दी थी, नसरुद्दीन के ही अमीर था ये, तो उनके द्वारा ही दी गई थी। तो बलबन को दी गई है उलू खां की उपाधि, और किसने दी है, नसरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन अपने को किस वंश का मानता था, तो ये मानता था अफराशियाब वंश से। तो ये अफराशियाब वंश है, उससे बोलता था कि हम वहां के वंशज हैं। बलबन किस वंश का शासक था, तो ये मामलूक वंश का ही शासक था। बलबन की मृत्यु तुर्कों के किस संप्रदाय में हुई थी, तो ये एलवरी तुर्क संप्रदाय में इसकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था, मृत्यु नहीं यार, जन्म है। तो बलबन का जन्म है किस में हुआ था, एलवरी तुर्क संप्रदाय में इसका हुआ था। कोई जीत नहीं पाया, इतना बल था इस पास, एलवरी बल के साथ हुआ था, एक एक बल के साथ। और अफराशिया वंश से खुद को माना था कि वंशज हैं वहां के। वह मामलुक सुल्तान कौन था जो राजत्व के देवी सिद्धांत का पक्षधर था, तो ये है बलबन। ये बोलता था राजा कौन होते हैं, देवता के दूत होते हैं। तो राजत्व के देवी सिद्धांत को किसने माना है, तो ये बलबन के द्वारा माना गया है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन की सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया है, तो ये है बलबन। तो कौन सा शासक है जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया है, मुस्लिम शासकों को, बलबन के द्वारा। अपनी शक्ति को समेकित रखने के लिए बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी, तो इसे कहा गया था जिल्ले इलाही। इसने बोला था कि भगवान का दूत होता है राजा, तो बस जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी इसने, अपनी भव्य उपाधि धारण की थी खुद को ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए। कौन सुल्तान स्वयं को नायब खुदाई कहता था, तो वो है बलबन। खुद को क्या बोलता था, नायब खुदाई कहता था। बलबन की
सार्वभौमिकता एवं राजकीय नीति को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो बरनी की तारीख फिरोज शाही। तो जो बलबन है इसके सारे बल किस में लिखे हैं? बरनी में, मतलब बल इसके रख दिए हैं बरनी में। किसके द्वारा? बरनी में रखे हैं, फिरोजशाह मतलब तारीख फिरोज शाही में। तो उसकी जो सार्वभौमिक और राजनैतिक नीति है उसको बरनी ने तारीख फिरोज शाही में लिखा है। किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ये है बलबन के द्वारा कहा गया, मतलब बल से गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर क्या लिखा है स्वयं को? खलीफा का सहायक। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो यह है बलबन, बल के द्वारा रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। किस सुल्तान ने तुर्कानी चहलगानी का दमन किया था? तो ये किया है बलबन ने। और इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था इल्तुतमिश ने, है ना। और इसको खत्म किसने किया है तुर्की चहलगानी को? बलबन के द्वारा। और बलबन खुद इसका सदस्य था, फिर भी इसने इसको खत्म कर दिया। बलबन के विषय में सही कथन बताइए। उसने शक्तिशाली कुलीन वर्ग का दमन किया था, तो ये सही है, इसने खुद शासन स्थापित कर लिया। इसने अपने राज्य को मंगोलों से सुरक्षित किया था, तो ये भी सही है। उसने बंगाल में एक विद्रोह का दमन किया था। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। उसने उत्तर पश्चिम सीमा के मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, इसलिए सारी शक्तियां अपने पास रखी। मंगोल से खुद को सुरक्षित रखा था, शक्तिशाली कुलीन वर्ग का दमन किया था, बंगाल के विद्रोह को दबाया था और जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से मंगोल आक्रमण है उनसे भी स्वयं को सुरक्षित रखा था। बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो बलबन ने राजत्व सिद्धांत परिभाषित किया था, तो ये सही है, बलबन के द्वारा राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, तो ये भी सही है। बलबन के राजत्व सिद्धांत रक्त और लोह की नीति पर आधारित है, तो ये भी सही है। उसने राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसने ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि की और लोह रक्त की नीति अपनाई। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसके दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं का प्रचलन कराया? बलबन ने, क्योंकि ये खुद को अफरासिया वंश से मानता था, तो उनकी कुछ परंपराएं अपनानी पड़ेंगी, तो बस इसने गैर इस्लामी परंपराओं का भी प्रचलन प्रारंभ करवाया था बलबन ने। वह इलवरी शासक कौन है जिसने दिल्ली सल्तनत में सजदा, पैबोस और नौरोज प्रारंभ कराए थे? तो ये है बलबन। दिल्ली सल्तनत में सजदा, पैबोस और नौरोज को प्रारंभ करवाया था बलबन ने। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किस सुल्तान ने प्रारंभ करवाया था? तो ये है बलबन, जहां पर जहांगीर नूरजहां को देखेगा, है ना, नहीं नूरजहां को नहीं, क्या नाम था, नूरजहां ही तो था, नूरजहां को देखेगा नौरोज में। तो इसको प्रारंभ किसने करवाया? बलबन ने करवाया है। जिल अल्लाह जो कि राजाधिकारी संबंधी अवधारणा है, किससे संबंध है? तो जिल अल्लाह का संबंध है बलबन से, इसने उपाधि धारण की थी। क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पलम बावली अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के स्वशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत रहते हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया है? तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में कहा गया है कि वाया कि अच्छे से काम कर रहे हैं, सुशासन कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान विष्णु बिन चिंता को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक सो रहे हैं। ये किसमें कहा गया है? क्लासिक संस्कृत भाषा में दिल्ली में स्थित दीर्घ पलम बावली अभिलेख में कहा गया है। स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा सुशासन के कारण ही भगवान विष्णु सभी चिंताओं से को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयन कर रहे हैं। गयासुद्दीन बलबन के बारे में ये दावा किया गया है। वह सुल्तान कौन था जिसने पूरे 1 वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था? तो ये है बलबन। बलबन ने देखा कि दिल्ली पर बहुत आक्रमण होते हैं, तो एक काम करो, यहाँ के जितने भी जंगल हैं उनको कटवा दो, हम दूर तक देख पाएंगे। तो अपने निकटवर्ती जंगल कटवाने में और 1 वर्ष तक मेवातियों को दमन करने में पूरा 1 वर्ष खत्म कर दिया था बलबन ने। बलबन के काल में विद्रोह करने वाले बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इसका नाम है तुगरिल तुगरिल खां। तुगरिल खां। तो बंगाल में
विद्रोह हुए थे, इसका नाम क्या था? तुगरिल। तू मिल, बलबन अच्छे से बल से कूटेगा तुम्हें। तो तुगरिल खां ने बंगाल में विद्रोह किया था। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला अमीर कौन था? तो इसका नाम था मलिक बकबका। बहुत बक 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 कर रहा था, तो इसको सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा दी गई थी। ये अमीर था और ऐसा करने वाला पहला अमीर था जिसको ये सजा मिली थी। नाम क्या है इसका? मलिक बकबक। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? तो बलबन ने। ये चुपचाप से अपनी सीमा की रक्षा करता रहा, इसने कोई भी सीमा विस्तार का काम नहीं किया बलबन ने। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के क्या कारण थे? तो इसने विस्तार नहीं किया बल्कि अपनी राजधानी को सुदृढ़ीकरण किया। इसके मुख्य कारण थे क्योंकि विदेशी आक्रमण का भय था। ये कहीं और लूटने जाते, कोई इनको लूट के ले जाता था। विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह चल रहे थे। देखो बंगाल में विद्रोह किया था बकबक ने। भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखेड़ फेंकने की इच्छा। जो भारतीय शासक थे वो भी चाहते थे कि तुम कहीं और बिजी हो, हम तुम्हें उखाड़ के फेंक दें। तो ये तीन मुख्यतः कारण है कि इसने स्थान के सुदृढ़ीकरण की नीति को अपनाया था। बलबन को निम्नलिखित बातों का श्रेय दिया जाता है। तो हम बलबन को क्यों जानते हैं? क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया था, चालीसा के मंडल को नष्ट किया था, सुल्तान के पद की गरिमा स्थापित की थी। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति पर किया था? तो फारसी पद्धति पर किया था। अफराशी या वंश से था, तो फारसी पद्धति का प्रयोग किया था अपने दरबार का गठन करने के लिए। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया था? तो इसको सशानी पर्शिया से। तो सास चलाती थी राज घर में, वहां पे तो पर्शिया में किसके द्वारा चलाया गया था? सासों के द्वारा चलाया गया था। सशानी पर्शिया से इसने ग्रहण किया था राजत्व का सिद्धांत। ये सारी ट्रिक्स सिर्फ आपको एग्जाम में याद कराने के लिए है। एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया है, वह कौन सा व्यक्ति है? तो यह बलबन है। तो ये क्या था? एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और सुल्तान बन गया, तो ये है बलबन। अपनी लगभग 40 वर्ष की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों, विदुषों से बात नहीं की थी। जियाउद्दीन का जो यह कथन है वह किस सुल्तान से संबंधित है? तो ये बलबन से संबंधित है। अफराशिया वंश से था, तो वो छोटे छोटे लोगों से बात नहीं करता था। तो लगभग 40 वर्ष तक यह खानी और बादशाहत में रहा। इसने बाजार के लोगों से, नीचे तबके के संगीतकारों से, विदूषकों से बात नहीं की थी। किसने कहा है? जियाउद्दीन बनी ने कहा है और बलबन के लिए ये बात कही गई है। बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी कि मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाजत नहीं देनी चाहिए? शासक ने उनकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनकी विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है उनको नष्ट करती है। बलबन ने कहा था, बलबन के द्वारा कहा गया था कि जो बरीदों हैं उनके सफल अनुरक्षणों के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को, बलबन ने अपने बेटे से कहा था कि मुखबिर जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, कि जासूस और जो मुखबिर हैं उनको दरबार में आसपास भी नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि उनकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा उनके विश्वास जो अच्छे शासन पर आधार होता है वह नष्ट हो जाता है। तो बलबन के द्वारा ये कहा गया था। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल महियार को जब अमरोहा के मुतशर्रिफ के पद पर चुना गया, जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर के प्रति धमनी है और नस क्रोध में खिंचान शुरू हो जाती है। यह कथन किस सुल्तान ने कहा था? बलबन ने कहा था कि जब मैं कोई नीची व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे धमनी में और नसों में क्रोध खिंच जाता है। तो ये बलबन के द्वारा कहा गया है। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो ये कै खुसरो नहीं है इसका नाम, कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था बलबन ने। बलबन को पता था एक दिन मरेगा,
तो मरने के बाद कौन राजा बनेगा? कैखुसरो बनेगा। बंगाल विजय हेतु बलबन अपने साथ किस पुत्र को लेके गया था? बुखरा खां को। बुगरा बुगरा बुखरा नहीं है, बुगरा। बुगरा खां को ये लेके गया था कि भैया तो बुखार आ रहा है ना, तो अपने साथ ही लेके चला गया। बुगरा खां बंगाल विजय के लिए लेके गया था। मामलुक या गुलाम वंश के बारे में देखते हैं क्या है ना। तो इनका जो मामलुक वंश है वह 1206 से स्टार्ट हुआ, 1290 तक चला है। पहले आते हैं कुतुबी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह दो रहे थे। 1206 से 1210 तक रहा है कुतुबुद्दीन, 1210 से 1211 तक रहे हैं आराम शाह, और आराम आराम करते निकल गए। फिर आते हैं शमशी वंश, मतलब शमशीर सेन ने वो किया था, शासन स्थापित किया था। तो इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया, मुइजुद्दीन, आराम शाह नहीं बहराम शाह, अलाउद्दीन, मंसूर शाह और नसरुद्दीन महमूद। तो पहले आते हैं इल्तुतमिश, 1211 से 1236 तक रहे हैं। रुकनुद्दीन 1236 में ही बस रहा था 2-3 महीने के लिए। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। मुइजुद्दीन बहराम शाह यह 1240 से 1242 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह यह 1242 से 1246 तक। और नसरुद्दीन महमूद ये 1246 से 1267 तक रहे हैं। फिर आते हैं बलबनी वंश, यह गयासुद्दीन बलबन रहे हैं इसमें 1267 से 1286 तक। और कैकुबाद और क्यूमश ये रहे हैं 1287 से 1290 तक, एक खींच खांच के लेके जा पाए। तो जो गुलाम वंश है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहले आता है हमारा कुतुबी वंश, शमशी वंश और बलबन वंश। अब बलबन या जो गुलाम वंश था वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारा खिलजी वंश। गुलाम के बाद आते हैं खिलजी, यह 1290 से रहे हैं 1320 तक। बिन फिरोज खिलजी ये 1290 से 1296 तक रहे, सिर्फ 6 साल। तो जलालुद्दीन सबको जला देगा। खिलजी कौन थे? तो ये तुर्क थे। खिलजी कौन थे? तुर्क थे। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलोखरी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो 1290 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? किलोखरी में हुआ था। 1 किलो खरीदी थी इनको। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था किलोखरी में और 1290 में। जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? किलोखरी में करवाया था। खिलजी वंश के शासन की स्थापना होना खिलजी क्रांति कहा गया है, क्योंकि जब खिलजी वंश की स्थापना की गई तो इसे क्या कहा गया है? खिलजी क्रांति नाम दिया गया है, क्योंकि इस समय से तुर्क अभिजात वर्ग था और सत्ता के एकाधिकार की समाप्ति हो गई थी। अभी तक जो गुलाम वंश थे वो बनते हुए आ रहे थे, तुर्क अभी तक नहीं आए थे। तो तुर्क अभिजात वर्ग माना जाता था और सत्ता के एकाधिकार की समाप्ति हो गई थी। खिलजी सुल्तान ने राज्य को राजनीतिक एक रूपता प्रदान की थी। तो राज्य को एक राजनीतिक एक रूपता किसने प्रदान की है? खिलजी सुल्तानों ने की है। सत्तावादी और आर्थिक नीतियों में उग्र और प्रबल परिवर्तन आया था। समाजवादी, साम्राज्यवादी और उग्रवादियों में क्या आया है? परिवर्तन आया। आर्थिक नीतियों में परिवर्तन आया था, उग्र और प्रबल। किस शासक ने विचार दिया था कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? ये कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने कि कोई भी राज्य है वहां पे बहुत सारे लोग हैं तो वो क्या नहीं हो सकता? इस्लामी राज्य नहीं हो सकता, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। किस सल्तनतकालीन शासक की आज्ञा से सीदी मौला नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई थी? तो ये जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से किसे दी गई थी? सीदी मौला को। बेचारे सीधे नहीं थे ये, इनको दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेश पर फांसी दे दी गई थी जलालुद्दीन खिलजी के कहने पर। नव मुसलमान कौन थे? तो नव मुसलमान जो हैं नव मुसलमान थे दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्हें इस्लाम स्वीकार किया था, वो कौन थे? हैं नव मुस्लिम थे। नव मुसलमान कौन थे? जो दिल्ली के पास बसे हुए मंगोल थे, उनके वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कौन नवीन मुसलमान कहलाए? तो मंगोल। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? मुस्लिम किसे कहा गया है? मंगोलों को कहा गया है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कड़ा मणिकपुर का गवर्नर कौन था? तो इसका नाम था मलिक छज्जू। तो छज्जू तो यहाँ कहाँ से किया है? मणिकपुर के द्वारा, कड़ा मणिकपुर से विद्रोह किसने किया है? मणिक छज्जू के द्वारा किया गया है। किस इतिहासकार का कथन है कि जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्शों को अपने सामने रखा था? तो ये है A.L. श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया है कि जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्शों को अपने सामने रखा था। ये कहा गया है डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के द्वारा। इसके बाद हमारे जलालुद्दीन जाते हैं। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये 1296 से रहे हैं 1316 तक। जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन आते हैं। अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। कहाँ पर? कड़ा में इसकी हत्या कर दी थी। कड़ा मानिकपुर का वो था छज्जू। किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया? कड़ा में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या की और वहीं पर खुद को शासक घोषित कर दिया। किस सुल्तान को पहले अली गुरशाप या गुरशाप के नाम से जाना जाता है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया है? अली गुरशाप कहा गया है। कौन सा सुल्तान है नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि हमारा एक और नया धर्म चलाया जाए। उलेमा लोगों ने बोला कि नहीं करना, विद्रोह हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन आरंभ के कुछ वर्षों के उपरांत सार्वजनिक असंतोष और विद्रोह के कारण पर विचार करने के लिए निम्न कारणों की पहचान की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो इसने देखा कि भैया बहुत सामाजिक असंतोष है, विद्रोह हो रहे हैं, तो कारण क्या है? तो कारण की पहचान की। राजा का अपनी प्रजा की अवस्था के प्रति उपेक्षा और अनभिज्ञता का रवैया, इसलिए राज विद्रोह हो रहे थे कि राजा अपनी प्रजा की अवस्था के प्रति क्या था? उपेक्षा और अनभिज्ञ था। अमीरों की मदिरापान की गोष्ठियां षड्यंत्रों की प्रसव भूमि बन गई थी। जो मदिरा की संगोष्ठियां हैं वो क्या बन गई थी? वहां पर षड्यंत्र होते थे। दूसरा, अत्यधिक संपत्ति ने दुर्शक्ति और कुविचार दोनों के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया था। जिनको ज्यादा संपत्ति थी उससे दुर्शक्ति आ रही थी और कुविचार आ रहे थे। दूसरा, गुप्तचर विभाग की अयोग्यता। तो ये चार मुख्य कारण थे जिसके कारण असंतोष और विद्रोह हो रहे थे। किसने पता लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। पहला कौन सा है? राजा का प्रजा के प्रति उपेक्षा और अनभिज्ञता का रवैया, अमीरों का मदिरापान की संगोष्ठी षड्यंत्र की भूमि बन गई थी, अत्यधिक संपत्ति, दुर्शक्ति और कुविचार दोनों को पर्याप्त समय दे रही थी, और गुप्तचर व्यवस्था अयोग्य थी। किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी? तो बस वन एंड ओनली अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। द्वितीय सिकंदर कहा था खुद को। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो हाँ भैया, सीढ़ी चढ़ के गया था कड़ा, तो सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। तो ये सही है। तो ये मंगोलों को चाहता था कि सबको मार दो तो दिल्ली सुरक्षित हो जाएगी। दोनों ही सही हैं। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में माद निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? राजनैतिक। तो राजनैतिक के चलते इन्होंने क्या किया था? माद निषेध कर दिया था। इन्होंने बोला था मदिरापान कर रहे हैं अमीर और षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इन्होंने पहले उसी को निषेध कर दिया। जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करते हैं कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी, अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियां बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे ऊंचे दाम में भी बेचते थे। उपरोक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगा दी थी? तो बस अलाउद्दीन खिलजी ने लगाई थी, लेकिन इससे क्या हुआ? लोग घर पर भट्टी बनाकर उसे बेचने लगे और पीने भी लगे। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था? तो वो है जलालुद्दीन खिलजी। धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। कैसा नहीं कि तुम मस्जिद आ रहे हो
मस्जिद जाकर वहाँ पे षड्यंत्र करो। तो इसने धर्म पर राज नियंत्रण स्थापित किया था किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने, नहीं जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो वो राजत्व के देवी सिद्धांत पर। किसने दिया था? बलबंत ने दिया था, बलबन ने, और बलबन ने दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो राजकीय सिद्धांत है वह इसी से संबंधित था, राजत्व के देवीय सिद्धांत पर। राजा क्या है? देवता या देवों का प्रतिनिधि। मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ जो राज के लिए लाभकारी समझता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि वे शरीयत द्वारा अनुमत हैं अर्थात नहीं। ये किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि वह ऐसा ही हुक्म देता है जो कि राज के लिए लाभकारी होता है। वो नहीं जानता कि शरीयत में ये सही है या नहीं, शरीयत पढ़ी नहीं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किसको कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है कि जब उसने शासन स्थापित किया, राजत्व स्थापित किया, तो वह शरीयत के किसी भी नियम आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभु सत्ता पर। ये कौन है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ये अधिराजत्व पर विश्वास करते थे, ना कि प्रभु सत्ता पर। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा है? तो यह काजी मुगीशुद्दीन से कर रहा है। तो मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। ये अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा है, कोई हमारी आज्ञा नहीं मानता। किन से बोल रहा है? तो काजी मुगीशुद्दीन से बोल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन एक राज्यपाल था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय उनका राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि दीपालपुर का गवर्नर था। गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? दिकालपुर का, नहीं दीपाल का। अपनी पाल डालता रहा अपनी गाय पर। गयासुद्दीन तुगलक तोल तोल के। तो दीपालपुर का गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी के समय। वह कौन था प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने हमले शुरू किए थे? तो गुजरात पे सबसे पहले हमला किया था। तो सबसे पहले किसके विरुद्ध में अलाउद्दीन ने हमला किया था? गुजरात के बघेल राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया था? तो यह कर्णदेव। गुजरात बघेल राजवंश का अंतिम शासक था कर्णदेव, जिसके हारने के बाद अलाउद्दीन ने वहां पर राज स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो गुजरात से प्राप्त हुआ था। मलिक काफूर कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला था। किसे हजार दिनारी कहा जाता है? तो मलिक काफूर को कहा जाता है हजार दिनारी। मलिक काफूर एक योग्य सेना नायक और किस किस शासन के अधीन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन था। एक योग्य सेना नायक था मलिक काफूर। हजार दिनारी कहा गया है, गुजरात अभियान से मिला है, और अलाउद्दीन खिलजी के अधीन था। किस सुल्तान के विरुद्ध में हाजी मौला ने विद्रोह किया था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ये भैया पूरे धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित कर दिया, तो भैया हाजी मौला ने विद्रोह कर दिया। हाजी मौला ने विद्रोह किया है अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? रतन सिंह, राणा रतन सिंह पद्मिनी के पति थे और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर किस शहर का नाम खिजराबाद रखा था? तो इसका नाम हो जाएगा चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ जीत लिया गया और उसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान पर गया था? तो इसका नाम है अमीर खुसरो। ये फारसी इतिहासकार है और चित्तौड़ विजय के समय ये अलाउद्दीन खिलजी के समय मतलब अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे कि हम सब कुछ लिखते जाएंगे। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। तो पहाड़ियों या विंध्याचल को पार करने वाला पहला तुर्क सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया था? तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन दक्षिण में भी जो पांड्य राजा थे उनको नहीं हरा पाया था ये। तो पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने
भारत के सुदूर दक्षिण में अपना शासन स्थापित किया था, पूरे भारत पर शासन स्थापित किया है, तो इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण हुआ था? तो 1296 में, 1296 में गया है। 1296 में दक्षिण पर पहली विजय थी अलाउद्दीन की। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी, दक्कन को जीता था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वह पहला मुस्लिम शासक जिसने दक्षिण को जीता था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? जिनका नाम था रामचंद्र देव। देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नवसारी की जागीर और राय रायन की उपाधि दी थी? तो ये देवगिरी के रामचंद्र देव हैं। देखो, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर? गुजरात में आक्रमण किया है ना। वहां का राजा कौन था? कर्णदेव। इसने पूरे राज्य पर अधिकार कर लिया गुजरात में, और कर्णदेव भागकर कहाँ चला गया? देवगिरी चला गया। फिर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, फिर ये कहाँ पर आया? देवगिरी में आया, जहाँ पर कर्णदेव था। इन्होंने रामचंद्र से बोला कि आप एक काम करो, हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, आपको छोड़ देंगे, आप हमें कर्णदेव लौटा दो। फिर ने कर्णदेव को लौटा दिया, तो इसने क्या किया? नवसारी की जागीर इनको दे दी और राजा रायन की उपाधि दी। किनको? रामचंद्र देव को। देवगिरी के शासक थे ये। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान के संदर्भ में कुछ कथन बता रहे हैं। कौन कौन से हैं? चलो देखते हैं। पहला, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। तो हाँ, धन प्राप्ति के लिए इन्होंने दक्षिण का अभियान किया था। दूसरा, इन्होंने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया था। तो ये भी सही है, वहां के राजाओं से सिर्फ धन लूटा था और उनके राज्य उनको वापस कर दिए थे, तो उनका विलय नहीं किया था। किसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का सर्वाधिक अधिकाधिक विवरण दिया है? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने कहा था कि दक्षिण के अभियान में जो सफलता प्राप्त हुई है वो किसके कारण हुई है? मलिक काफूर के कारण प्राप्त हुई है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में अभियान का क्या उद्देश्य था? धन प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य था। किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था? तो पांड्य एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की आधीनता स्वीकार नहीं की थी या अपना प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया था, वो थे पांडव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल के किस राजवंश शासन कर रहे थे? तो ये है काकतीय राजवंश। तो जब आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर, तो वहां पर शासन था काकतीय राजवंश का। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की। तो काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी को परास्त किया है 1303 में, मतलब इसको तीनों खाने चित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था 1303 में वारंगल में काकतीय शासकों ने, और इसकी वो थे सदरुद्र प्रताप देव शासक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मंगोलों को मारना चाहता था, मंगोलों को सुरक्षित करना चाहता दिल्ली, तो मंगोलों के आक्रमण सबसे ज्यादा किसके समय हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो ये इसका नाम है तरगी, पूरा तार ही दिया था। तरगी मंगोल शासक या सेनापति था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों को कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण किसने दिया है? तो ये इशामी और बर्नी ने दिया है। तो एक बड़ी संख्या में जो नवीन मुसलमान मतलब मंगोल थे, उनका कत्लेआम करने की कार्यवाही अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी, और ये कहा गया है इसामी और बर्नी के द्वारा। मतलब ये लोग मुसलमान होकर मुस्लिम को मार रहे हैं। मंगोल आक्रमणकारी कुतलुक कुतलुग ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। तो खुद भी बचा थोड़ा ना होगा, खा गया होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो उनका नाम है कुतलुग। ये मंगोल आक्रमणकारी हैं जिनने अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण किए थे। मंगोलों को परास्त करने में अलाउद्दीन के किस सेनापति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जिसका नाम है जाफर खां। तो भैया एकदम जहां जाता था मंगोलों का खत्म कर देता था। तो मंगोलों से अलाउद्दीन को किसने बचाया है? तो उसके सेना नायक जाफर खान ने। अलाउद्दीन के सेनापति जाफर खान ने दो मंगोल आक्रमणकारी कब सामना किया था? तो 1298 में और 1299 में दो मंगोल आक्रमणकारियों का सामना किया था जाफर खान ने
अलाउद्दीन का सेनापति था ये। 1298 और 1299। जाफर खां प्रसिद्ध वीर जो मंगोल आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए मारा गया था, रुस्तम के नाम से जाना जाता था। किस शासक का अभिन्न मित्र था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का मित्र भी था और उनका सेना नायक भी था। क्या नाम था इसका? रुस्तम नाम था। और इसको क्या कहा जाता है? जाफर खां भी कहा जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी का मित्र और उसका सेना नायक था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति ने किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये जाफर खां। तो अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जिसका नाम था जाफर खां, मंगोलों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो रावी नदी थी। दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा कहाँ तक आ गई थी? रावी नदी तक आ गई थी। रावी तक भी पहुंच गए थे 1306 में। अलाउद्दीन खिलजी की विजय का सही क्रम क्या है? तो पहले गुजरात पर विजय की, फिर रणथंभौर पर, फिर चित्तौड़ पर और फिर तेलंगाना पर। तो गुजरात में विजय की थी 1298 में, रणथंभौर पर 1301 में, और रणथंभौर पर वो भी हुआ था ना जौहर। पहले रणथंभौर में हुआ, फिर चित्तौड़ में हुआ था 1203 में, फिर तेलंगाना 1309 में लूटा था, या अभियान उसका था। कौन से 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? तो अलाउद्दीन खिलजी अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जाफर खां में विश्वास रखता था। अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय खान में आते हैं अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जाफर खां। किस शासक ने विचार दिया था कि राज वास्तव में एक इस्लामी राज नहीं हो सकता? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर के राजा कन्नड़ देव के विरुद्ध युद्ध में किसने अपने महल की नौकरानी गुले बहिष्त की अध्यक्षता में सेना भेजी थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने हुआ यार। जालौर के राजा कानड़ देव के विरुद्ध में युद्ध में किसने अपने महल की नौकरानी गुले बहिष्त के अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजी थी। जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का नाम क्या रखा था? तो जलालाबाद। जालौर को जीता, जलालाबाद इसका नाम कर दिया। वह किसने लिखा था कि अलाउद्दीन खिलजी इतना रक्त बहाने का दोषी है जितना कि पैरों में भी कोई नहीं बहाता? तो ये बर्नी ने लिखा था कि अलाउद्दीन इतना खून बहाने का दोषी है जितना कि पैरों ने भी नहीं बहाया। जो पैरों है, फैरो, उसके द्वारा भी नहीं बहाया गया, ये बर्नी ने कहा है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना था? तो अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई, उसके बाद बना है शिहाबुद्दीन उमर। इसकी उम्र ज्यादा बड़ी हो गई, तो शिहाबुद्दीन उमर बना है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात। इसके बाद फिर वो बनेंगे, क्या नाम था? मलिक काफूर, इसको मार के बनता है। फिर अलाउद्दीन के पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी जित्यापाली से उत्पन्न हुआ था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र की पुत्री थी? इसका नाम है शहाबुद्दीन उमर। क्या नाम था इनका? जित्यापाली। इनकी पुत्री थी ये, देवगिरी के रामचंद्र की पुत्री थी शहाबुद्दीन उमर, इनका पुत्र बना था। नेक्स्ट आते हैं मुबारक शाह खिलजी। 1316 से रहा है 1320 तक, सिर्फ 4 साल। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक हो। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1316 में बना था। इसने खिलाफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी मुबारक शाह खिलजी ने। तो खिलाफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी इसने मुबारक शाह खिलजी ने। वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं ही खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। किस सुल्तान ने खलीफाए रब्बुल आलमीन की उपाधि धारण की? तो इसका नाम है मुबारक शाह खिलजी ने। खलीफाए रब्बुल आलमीन की उपाधि धारण की है मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह के विषय में किसने लिखा है कि वह कभी कभी नग्न होकर अपने
राज दरबार में दौड़ता था, तो ये है बर्नी ने लिखा है कि जो मुबारक शाह है वह थोड़ा सा दिमाग से पैदल था, कभी कभी नग्न होकर दरबार में बीच में दौड़ता था। बर्नी ने कहा है किस सुल्तान ने सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है, तो खिलजियों ने सबसे कम समय तक शासन किया है। खिलजी वंश और उनके शासनकाल। शासक पहले आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। यह 1290 से 1296 तक रहे हैं, 6 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी, यह 1296 से 1316 तक रहे हैं, लगभग 20 वर्षों तक। फिर आते हैं शहाबुद्दीन उमर, ये 1316 तक ही रहे थे। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बने 1316 से 1320 तक, 4 वर्ष। नसरुद्दीन खुसरो खां, ये 1320 में रहे और किसी ने इनको मार दिया होगा। नेक्स्ट आते हैं सल्तनत कालीन क्षेत्रीय रियासत और उनके शासक। तो गुजरात पर जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था तो कर्णदेव वहां के शासक थे। रणथंभौर पर जब आक्रमण किया था तो हमीर देव थे। चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था राणा रतन सिंह थे। जब देवगिरी पर आक्रमण किया था तो राजा रामचंद्र देव थे, जिसको राय रायन की उपाधि दी थी। होयसाल में वीर वल्लाल थे। हुए हुए हो गई वल से, तो वीर वल्लाल है। मदुरा में वीर पांड थे। यहाँ पर पांड भाई थे दो, विजय पांड और अजय पांड, ऐसे कुछ नाम रहते उनके। वरांगल में प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे, जिससे ये हार गया था। कब? 1303 में हारा था अलाउद्दीन। खिलजी कालीन युद्ध। रणथंभौर की विजय खिलजी ने की थी उलूग खां नुसरत खां के नेतृत्व में। मांडू की विजय की थी आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में। जालौर की विजय की थी कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। गुरूर था जालौर विजय में। मांडू में मुल्तानी या आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में। रण में गए उलूग खां और नुसरत खां, उल्लू उड़ गया। फिर आते हैं तुगलक वंश। 1320 से 1412 तक रहा है। पहले आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, 1312 से 1325 तक, सिर्फ 5 वर्ष। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द को अपने नाम से जोड़ा था, तो ये है गयासुद्दीन तुगलक। गाजी को अपने साथ नाम में जोड़ा था, तो इसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था, तो ये हो जाएंगे तुगलक वंश का। गाजी मलिक का संबंध है तुगलक वंश से। अलाउद्दीन के सेना अध्यक्ष में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, तो गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेना अध्यक्षों में से, अलाउद्दीन के सेना अध्यक्ष थे ये गाजी मलिक, और तुगलक वंश के प्रथम सुल्तान रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान कब बना था, 1320 में बना था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना 1320 में। अलाउद्दीन खिलजी ने गाजी मलिक को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, तो ये दिक्पाल का सूबेदार था। गाजी मलिक कहाँ के सूबेदार थे, दिक्पाल के थे। फिर दिल्ली के शासक बन गए। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, गयासुद्दीन तुगलक। ये मिलने गया, निजामुद्दीन औलिया ने बोला कि हम नहीं मिलेंगे, भेंट करने से इनकार कर दिया। कौन सा सुल्तान था जिसके समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु माना था, तो ये है गयासुद्दीन तुगलक। उन्हें मना कर दिया तो इसने उनको शत्रु मान लिया, निजामुद्दीन औलिया को। विजय उपरांत गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल का नाम क्या रखा था, सुल्तानपुर। वारंगल ने हराया था 1303 में किसको, अलाउद्दीन को, तो बस ये बदला लेने गया वारंगल और उसको जीत कर उसका नाम क्या कर दिया था, सुल्तानपुर कर दिया था। हुनूज दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान को संबोधित किया गया है, तो ये गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया है। जो निजामुद्दीन औलिया है ना, उनकी दुश्मनी हो गई थी तो उनने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, ये गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई थी। बर्नी ने उसकी इस नीति को किस नाम से संबोधित किया था, तो रश्मि मियाना, अर्थात मध्यपंथी नीति। तो अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई। बर्नी ने इसको कहा है रश्मि मियाना या मध्यपंथी नीति।
बंगाल विजय के पश्चात लौटते समय लकड़ी से निर्मित महल में गयासुद्दीन तुगलक कहाँ ठहरा था? तो अफगानपुर में। देखो, गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से मिलने गया। निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से इनकार कर दिया कि हमें नहीं मिला। तो गयासुद्दीन तुगलक ने बोला कि मैं जब दिल्ली पहुंचूं तो मैं चाहूंगा कि आपका ये जो आश्रम है वो वहां से हट जाए, मैं आपको हटवा दूंगा दिल्ली पहुंचने तक। तो उन्होंने क्या बोला था? हुनूर दिल्ली दूरस्थ कहा था? तो बस ये दिल्ली जा रहा था, बंगाल विजय के पश्चात दिल्ली लौट रहा था। तो ये कहाँ रुका? लकड़ी से निर्मित एक महल में रुका। कहाँ पे था? अफगानपुर में था, और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। उपयुक्त लकड़ी के महल का निर्माता कौन था? तो अहमद ए याज था। अहमद ए याज था। उस दिन थोड़ा सा ये भूल भाल गया और इसने लकड़ी का महल थोड़ा सा कमजोर बना दिया। अहमद ए याज के द्वारा लकड़ी का महल बनवाया गया था, ये बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के विषय में किसने लिखा है कि अचानक बिजली गिरने से सुल्तान दुर्घटनाग्रस्त हो गए? तो बर्नी ने कहा है ये कि अचानक बिजली गिरी निजामुद्दीन औलिया की, और ये दुर्घटनाग्रस्त होकर भगवान के पास चले गए। गयासुद्दीन तुगलक के विषय में किसने कहा है कि वह 100 पंडितों का शिवरो वस्त्र अपने राज मुकुट के नीचे धारण करता था? तो ये अमीर खुसरो ने कहा है कि जो गयासुद्दीन तुगलक है वह 100 ब्राह्मणों का या 100 पंडितों का शिरो वस्त्र है वह अपने मुकुट के नीचे धारण करता था, अमीर खुसरो ने कहा है। नेक्स्ट आते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के द्वारा मरवाया गया था अपने पिता को। 1325 से 1351 तक रहे हैं ये, लगभग 26 वर्ष तक। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राजारोहण के पश्चात जूना खां को अपनी उपाधि धारण की थी। तो उलूग खां के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राजारोहण के पश्चात जूना खां की उपाधि धारण की थी, उलूग खां की। किस सुल्तान का नाम जूना खां है? मोहम्मद बिन तुगलक का जुनून था जूना खां। किसकी उपाधि है? मोहम्मद बिन तुगलक की। सुल्तान महमूद तुगलक सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1325 में बैठा था, 1351 तक। मोहम्मद तुगलक सुल्तान बनने के कितने दिन बाद दिल्ली में प्रविष्ट हुआ था? 40 दिन बाद। 40 दिन तक यहाँ वहाँ घूमता रहा, उसके बाद दिल्ली पहुंचा। किस दिल्ली सुल्तान ने साश्यावर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ये कौन सी है? साश्यावर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद लेके गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेके गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन की थी? तो 1326 से 1327 में। 1315 में तो ये बनी है, 25 में तो ये बनी है, एक साल बाद 26 में ये अपनी राजधानी परिवर्तन कर देते हैं दौलताबाद। सुल्तान महमूद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाए जाने का क्या कारण था? तो यह नगर साम्राज्य के केंद्र में हो। तो मोहम्मद बिन तुगलक है दौलताबाद क्यों लेके गए थे? क्योंकि चाहते थे कि जो हमारे नगर का साम्राज्य है वह कैसा हो? केंद्र में हो, अर्थात दिल्ली को राजधानी ना बनाकर दौलताबाद को बनाया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वह साम्राज्य के केंद्र में स्थित होनी चाहिए होती। तो ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि देवगिरी को राजधानी बनाया जाए, जिससे कि राजधानी क्या हो जाएगी? केंद्र में हो जाएगी। दिल्ली में दौलताबाद की दूरी कितनी है? तो दिल्ली से दौलताबाद की दूरी है 700 मील। वाह, इतनी दूर लेके गया, 700 मील। किसने लिखा था कि राजधानी परिवर्तन सुल्तान का दंडात्मक कार्य था? तो ये इब्न बतूता ने कहा है कि ये अपनी प्रजा को दंड देने के बराबर है राजधानी परिवर्तन, क्योंकि फिर ये कुछ बात फिर से दिल्ली लेकर आए थे। किस लेखक का मत है कि मोहम्मद तुगलक ने संपूर्ण जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने के आदेश नहीं दिए थे? तो ये के ए निजामी के द्वारा कहा गया है कि मोहम्मद तुगलक ने कहा था कि पूरी जनता हमारे साथ ना जाए, कुछ लोग जाएं, तो सारी जनता को दौलताबाद जाने का आदेश नहीं दिया था। के ए निजामी के द्वारा कहा गया है। नगर इतना बुरी तरह से उजड़ गया कि नगरों की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली कुत्ता तक नहीं था। सुल्तान महमूद बिन तुगलक द्वारा राजधानी के स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसने कहा है? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि सारी प्रजा चलेगी, कुत्ते बिल्ली भी नहीं बचे।
मोहम्मद तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह इशामी और इब्न बतूता उसकी जोगियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा करने का साक्ष्य मिलता है, तो ये सही है। जो इसामी और जो इब्न बतूता है उनके साथ ये क्या करता था? चर्चा करता था। होली की उत्सव में इसने कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं हो सकता। वैद्य सिरदर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है और बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक ने कही थी बात। किसने की है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये बात कही गई है कि मेरा साम्राज्य क्या हो गया? रुग्ण हो गया है, वह किसी उपचार से ठीक नहीं हो सकता। वैद्य उसका सिर दर्द ठीक करता है तो उसको बुखार हो जाता है, बुखार ठीक करता है तो उसे कुछ और हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट आती है, वह दिल्ली सुल्तान जिसने चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बुद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन से मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल भारत आया और बुद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति मांगी थी मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक की 4 योजनाएं हैं, उनका क्रम क्या है? तो पहले द्वार में कर वृद्धि करते हैं, राजधानी परिवर्तन करते हैं, सांकेतिक मुद्रा चलाते हैं और खुशान विजय करते हैं। तो इनकी क्रम का क्या है? योजनाओं का क्रम क्या है? पहले दुआओं में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान इनके द्वारा चलाया गया है। तो चलिए देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सुल्तान का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। जैन विद्वान है उनसे घनिष्ठ संबंध किसका रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक का रहा है। स्वर्गद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित है? तो स्वर्गद्वारी, स्वर्ग का द्वार खोला था, ऐसा शिविर लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपको योजनाओं से लाभ मिले ना मिले, राजधानी परिवर्तन से मिले ना मिले, लेकिन हम आपके लिए स्वर्ग का द्वार बना देंगे। स्वर्गद्वारी जो शिविर है वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लगाया गया था। अमीरान ए साहदार सादाह अमीरान ए सादाह का उत्पीड़न करने वाला सुल्तान का नाम क्या है? तो मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक। अमीरान ए सादाह का उत्पीड़न करने वाला सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुगल अन्वेषक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, किस देश से आया था? तो इसका नाम है मोरक्को। इब्न बतूता जो कि एक मुस्लिम अन्वेषक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से ये आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को हिंद और सिंध शब्द किसके द्वारा प्रयोग किए गए हैं? तो इब्न बतूता के द्वारा हिंद और सिंध शब्द प्रयोग किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को। मोहम्मद बिन तुगलक शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध किसने कहा है? इब्न बतूता के द्वारा कहा गया है। किस इतिहासकार का कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? ये कहा है अल्फिंस्टन के द्वारा। तो बस बोल के 2-3 जगह फंस्टन हो गया, अल्फिंस्टन। अल्फिंस्टन के द्वारा कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश तो थे। दिल्ली सुल्तान में से कौन सबसे अधिक विवादास्पद रहे हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इनकी इतनी सारी योजनाएं थी, वो सब अच्छी थी लेकिन असफल रही थी, इसलिए सबसे ज्यादा विवाद किन पर हुए हैं? मोहम्मद बिन तुगलक पर हुए हैं। किस सुल्तान के काल में सबसे अधिक राज्य का विस्तार हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसने बहुत ज्यादा राज्य का विस्तार किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार क्यों असफल रहे थे? क्योंकि उसे गलत ढंग से लागू किया गया था। देखो हमने बोला ना, सभी इसकी जो योजनाएं हैं वो अच्छी थी, लेकिन क्यों असफल हुई थी? क्योंकि वह सही ढंग से लागू नहीं की गई थी। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन है? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है, जो कि खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अन्य विधाओं में भी माहिर था। वो है हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिसने अपनी विद्वानता के कारण अपने युग को अरस्तू कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। तो ऐसा सुल्तान जो इतना विद्वान था कि उसको अपने युग का अरस्तू कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक को। किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया है कि वह पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा था, इसको अपने युग का अरस्तू कहा गया है, लेकिन इसने बहुत घटिया घटिया तो नहीं बोलेंगे, बहुत असफल कार्य किए थे, इसलिए इसको पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को।
रतन नाम के हिंदुओं को अपने शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में किसने नियुक्त किया था? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मतलब एक रत्न रख लिया इन्होंने अपने राजस्व में। तो रतन नाम का एक हिंदू शासक या व्यक्ति था जिसको राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। देखो इंटेलिजेंट था, किसको पता था कि हिंदू में भी कौन है जो कि इंटेलिजेंट है, तो बस राजस्व अधिकारी रख लिया रतन को मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर सुल्तानों दास प्रथा को प्रायः नहीं था या प्राश्रय नहीं दिया था। तो दास प्रथा को बिल्कुल बंद कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, बिल्कुल प्राश्रय नहीं दिया था कि कोई दास नहीं रख सकता, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। मोहम्मद तुगलक के सही कथन बताइए। जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके बारे में सही आ जाएंगे, वह सार्वजनिक रूप से होली खेलता था, सही है। वह गंगा जल का पान करता था, ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर, कौन है? अकबर है जो कि गंगा के जल का पान करता था, और शायद वो शाहजहां भी आता है ना। इसमें हिंद अमीरों को नियुक्त किया था, तो ये भी सही है। इसने हिंदू जो अमीर थे उनको नियुक्त किया था, रतन को राजस्व अधिकारी भी नियुक्त किया था। ये गंगा का जल पीता था, सार्वजनिक क्षेत्र में होली खेलता था, और अब हिंदू अमीरों को नियुक्त किया था। किसने कई विदेशी हिंदू और मंगोलों को सम्मान और उच्च पद दिए थे? तो ये कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी ने भी सब का जीना हराम कर दिया था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, इन्होंने विदेशियों को, हिंदुओं को, मंगोलों को सबको सम्मान दिए थे और उच्च पद पर नियुक्त किया था। किस सुल्तान के शासनकाल में बहाउद्दीन गुश्प ने विद्रोह किया था? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मतलब गुपचुप गुपचुप में इसने विद्रोह कर दिया। क्या नाम है? बहारुद्दीन गुश्प है, इसके द्वारा विद्रोह किए गए। मतलब बहुत सारे विद्रोह इनके समय होंगे, क्योंकि सारी योजनाएं लागू करेंगे, वो असफल हो जाएंगी तो बस विद्रोह हो जाएगा। मुल्तान का वह सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय विद्रोह किया था? तो इसका नाम है बहराम आइवा उफ किशालू, मतलब ये शालू से आया था मुल्तान से मिलने। मुल्तान से मिलने आया था किशालू से। किशालू मोहम्मद तुगलक के समय मुल्तान का सूबेदार था और इसने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। दिल्ली के किस सुल्तान के विरुद्ध सबसे अधिक विद्रोह हुए हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मंगोलों ने किए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, लेकिन बहुत सारे विद्रोह यदि संख्या में देखे जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारणों में अति महत्व कौन सा है? तो यह उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था। तो इसके समय इतने विद्रोह हो क्यों रहे थे? तो सबसे ज्यादा संख्या है क्योंकि ये उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था, तो उलेमा विद्रोह भड़का देते थे, सिंपल। मंगोल नेता अलाउद्दीन तरशीरीन का आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। ये अपनी राजधानी परिवर्तन करने में लगे थे, तो वहां से उन्हें तिरछी आंख करके देखा और आक्रमण कर दिया। तरशीरीन का आक्रमण किसके समय हुआ है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? तो ठट्टा अभियान के समय हुई थी। जब ये ठट्टा अभियान पर जा रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन आता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो ये बदायूनी के द्वारा कहा गया था। बदायूनी ने देखा था कि भैया प्रजा कितनी परेशान हो रही है, कभी यहाँ राजधानी, कभी वहां राजधानी, कभी ये करो वो करो, तो परेशान हो गई थी। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है, बदायूनी ने कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? ठट्टा अभियान में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये 1351 से 1388 तक रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किस वर्ष बैठे थे? 1351 में बैठे थे। फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या था? तो इसका नाम था रज्जाब। क्या नाम था? रज्जाब। फिरोज फिरोज रोज तेजाब रज्जाब कैसे मिलने जाते थे? जब जब जाते थे रज्जाब, तो उनको पिता ने बना दिया सुल्तान। तो फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या है? रज्जाब। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राजरोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि कर क्या कहलाते? तो इन्हें आते ही कृषि कर हटा दिए थे। उनको क्या कहा गया था? अब बबाब कहा गया था। अब बाब कहा गया था। अब इनके अब्बा भी नहीं इनको लागू कर पाएंगे, ये बोल के इसने रद्द कर दिए। तो अब्बाब कहा गया था कृषि उपकरणों को। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। शायद इसके बारे में ऐसा मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी, ये जो सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखता था, तो बर्नी को पकड़ के जेल में बंद करवा दिया था कि अब तो हमारे खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते। तो बस फिर इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के इतना गुणगान किया है कि आप देखते ही रह बनेंगे। तो बर्नी ने क्या कहा था? दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसको? फिरोज शाह तुगलक को कहा है। दिल्ली का वह सुल्तान जिनने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक है। देखो इसलिए देखो आदर्श हो गया ना,
ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? इल्तुतमिश ने नहीं लगाया था। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम था। इनने ब्राह्मणों को छोड़कर सब पर कर लगाया था, तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। और ब्राह्मणों पर लगाया है किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है तो फिरोज शाह तुगलक रोज रोज अपनी आत्मकथा लिखता था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिर स्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने जौनपुर बसाया था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था जौनपुर, किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की गई थी 1359 में। कब की गई थी? 1359 में की गई थी। 60 से एक साल पहले इसने बोला कि भैया 60 ना हो पाए हमारे मोहम्मद बिन तुगलक रिटायर हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, तो एक साल पहले कर दो। 1359 में इसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। किसकी याद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। फिरोज शाह तुगलक ने केवल एक ही कर वसूल किए थे जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। वह कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज शाह ने लगाया था? सिंचाई कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने केवल एक ही कर वसूल किए थे जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी, और वो कौन सा था? तो वो था सिंचाई कर। इसके अतिरिक्त सिंचाई कर उनसे लिया जाता था। फिर दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। इलाहाबाद में रखा था ना, इलाहाबाद और जो टोपरा, मेरठ और टोपरा के थे, इसको कौन लेकर आया था? फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। रोज रोज बेचारे को जाना पड़ता था देखने कि क्या लिखा है स्तंभ में, क्या लिखा है, हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसने दिल्ली मंगा लिया। टोपरा और जो मेरठ के दो अशोक स्तंभ है उनके लेख दिल्ली में किस सुल्तान ने मंगवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने मंगवाए थे। देखा भी देखा ना, टोपरा और मेरठ के जो अभिलेख हैं उनको किसने मंगवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने मंगवाया है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी में दान ए लंगर स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थापित किया था। रोज दान देता था ये, फिरोज शाह तुगलक रोज देता था, तो इसने क्या बना दिया? दान ए लंगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? गुलामों को प्राश्रय नहीं दिया था, गुलामों को बिल्कुल रखना बंद कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक का इनको नौकर रखने या दास रखने का बहुत ज्यादा शौक था, गुलाम रखने का, दास रखने का शौक था, तो भैया उनका कल्याण भी करना पड़ेगा। तो कल्याणकारी कार्य दिए थे, तो हम इतना काम कर रहे हैं तो हम नौकर बन जाओ। कल्याणकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। राज्यों के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान कौन बना है सल्तनत का? तो फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों से जजिया कर ले रहा है, कहाँ लगाएगा? तो वो हज की व्यवस्था कर देता था उसके बदले में, है ना। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान सल्तनत का कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है। नेक्स्ट आते हैं, वह सुल्तान कौन था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था वो कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या है? तो दारुल शफा एक खैराती अस्पताल है, वहां पे जाके दारू पिला दी जाती होगी और सब ठीक हो जाते होंगे। तो दारुल शफा किसके द्वारा स्थापित किया गया है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और एक खैराती अस्पताल है। ये सिर्फ जो का पार्ट था, लेकिन इसको याद कर सकते हैं ऐसे। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बहुत सारे नौकर थे, शायद 1 लाख समथिंग थे, क्योंकि इनने इतने कल्याणकारी कार्य किए थे। दारुल सफा खुलवाया था, एक खैराती अस्पताल भी इनकी व्यवस्था की थी इनके लिए। दिल्ली सुल्तान में से कौन सुल्तान दासों का शौकीन था? वही फिरोज शाह तुगलक। बंद किसने करवाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपनी समय की सबसे लंबी नहर जिसका अभी भी व्यवहार होता है और जो उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है, किसके द्वारा निर्माण कराई गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो नहरों के निर्माण के लिए कौन जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने भी करवाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा नहरें बनवाई है फिरोज शाह तुगलक ने। तो अभी जो भारत की सबसे लंबी लंबी नहरें हैं वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनवाई गई थी। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। भारत में बड़े बड़े नहरों के जाल बनाने के लिए कौन जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी और शेर शाह सूरी में से कौन सा सुल्तान है जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए हैं? फा से फल, फा से फिरोज शाह। फिरोज शाह ने क्या किए हैं? फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कार्य किए हैं। दिल्ली का वह सुल्तान कौन है जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कार्य किए हैं? तो फिरोज शाह तुगलक।
भारत में दालों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो भैया भारत से दालें नहीं जाएंगी, क्योंकि रोज फिरोज तुगलक दालें खाते हैं और वो बाहर चली जाती हैं, तो निर्यात करने पर रोक लगा दी थी दालों की फिरोज तुगलक ने। वह सुल्तान फिरोज तुगलक ने जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो उस समय उड़ीसा के शासक कौन थे? तो उनका नाम था भानुदेव। कौन थे? भानुदेव द्वितीय तृतीय। तो जब फिरोज तुगलक ने जगन्नाथपुरी पर आक्रमण किया, तो वहां का शासक कौन था? भानुदेव था। ये गया होगा, उन्होंने भून ही दिया होगा फिरोज तुगलक को अच्छे से। तो भानुदेव तृतीय वहां के शासक थे। कटेहर अर्थात रोहिलखंड के शासक खांडकू ने किस सुल्तान के समय विद्रोह किया था? तो ये किया था फिरोज तुगलक के समय। रोहिलखंड में मतलब खड़गरी में बैठ के रोज बोलते थे कि भैया हम डाकू हैं, डाकू हैं, डाकू हैं। फिरोज तुगलक मान ही नहीं रहा था, बस उन्हें विद्रोह कर दिया। खटेहर रोहिलखंड के शासक खांडकू ने विद्रोह किया था फिरोज तुगलक के समय। दिल्ली सल्तनत में महदावियों का विद्रोह किसने दबाया था? तो सल्तनत काल में महदावियों का विद्रोह हुआ था, फिरोज तुगलक के द्वारा दबाया गया था इसको। महदावियों का विद्रोह किसने दबाया था? फिरोज तुगलक ने। ऐसा कहा जा सकता है कि फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण क्यों है? तो सामंतों को आनुवांशिक कर दिया था, तो दिल्ली सल्तनत क्या होने लगी थी फिरोज तुगलक के समय? पतन होना प्रारंभ हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसने जो सामंत थे उनको अनुवांशिक रूप से कर दिया था। तो अनुवांशिक किसके द्वारा किया गया है इनको? फिरोज तुगलक के द्वारा। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, तो खुदा का बंदा होने के नाते मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ? फिरोज तुगलक ने कहा था, इसलिए तो इनका शासन चला गया। फिरोज तुगलक ने कहा था कि जब सर्वशक्तिमान अल्लाह अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, तो खुदा का बंदा होने के नाते मैं कैसे वृद्धों सैनिकों को अपने पद से हटा सकता हूँ? फिरोज तुगलक ने कहा था। और जो सामंती व्यवस्था थी उसको भी इन्होंने क्या कर दिया था? अनुवांशिक कर दिया था। किस सुल्तान को खलीफा से सैयद उस सलातीन की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो फिरोज तुगलक को प्राप्त हुई थी। मतलब 30 दिन होते हैं तो इसको 30 उपाधियां प्राप्त हुई थी। सलातीन, सैयद उस सलातीन की पदवी किसको प्राप्त हुई है? फिरोज तुगलक को प्राप्त हुई है। किस इतिहासकार ने सुल्तान फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है? तो ये हेनरी एलियट और एफ लिस्टन के द्वारा। एफ लिस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा था? इसने कहा था थोड़ा सा पागल था, सन की था, है ना, पागल कहा था, पागल के अंश है, ऐसे कुछ कहा था एल्फिस्टन के द्वारा। और एल्फिस्टन ने और इलियट के द्वारा कहा गया है सल्तनत का अकबर किसको? फिरोज तुगलक को। मकबूल खाने जहां किस सुल्तान का वजीर था? तो ये वजीर रहे हैं फिरोज तुगलक के वजीर। मकबूल मकबूल खाने जहां तो रोज खाने खाना जाता था उनकी महबूब के यहाँ। तो मकबूल खाने जहां क्योंकि सुल्तान का वजीर था, तो ये फिरोज तुगलक का वजीर था। चलिए देखते हैं अब हमारे दूसरे शासक को। ये आते हैं उत्तरवर्ती तुगलक काल, मतलब तुगलक खत्म होने वाले हैं, अब उसके बाद देखते हैं फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना था? तो गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। पहले गयासुद्दीन तुगलक बनता है, उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद कौन बनता है? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली में पलम तक था? तो पालम तक किसका था? नसरुद्दीन महमूद के विषय में कहा जाता है कि दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली से पालम तक था। दिल्ली से पालम तक जाते थे नसरुद्दीन मोहम्मद के विषय में कहा गया है। तैमूर लंक ने भारत में कब आक्रमण किया था? तो 1398 में तैमूर लंक ने आक्रमण किया था। तमतमाते हुए आया, फिरोज तुगलक के समय नहीं आया था, नसरुद्दीन के समय आया था। तो ये तुम्हें कुछ शर्म नहीं आ रही? तुमने दिल्ली से पूरा पालन तक अधिकार कर लिया था। तमतमा के आया था तैमूर लंक, 1398 में आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद के विषय में या फिर उसके कार्यकाल में। तैमूर लंक के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। और ये अंतिम शासक रहता है तुगलक वंश का। किस आकांताओं को भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहा गया है? तो तैमूर लंको को कहा गया है। ये आया तो इसने बोला हम मैं कौन हूँ बताओ, तो इन्होंने जल्दी बोले भाग्यशाली भविष्य का स्वामी हूँ आप। तो तैमूर लंक को कहा गया है भाग्यशाली भविष्य का स्वामी। तैमूर लंक को तैमूर लंक क्यों कहा जाता है?
तो तैमूर को तैमूरलंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके युद्ध में पैर खराब हो गए थे, इसलिए वो लगड़ाने लगा था। वैसे क्या कहा है, लगड़ा तो बोला नहीं, तो क्या बोलना इसको, तैमूरलंग बोलती है। दिल्ली सुल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है, तो ये तुगलक वंश रहा है, सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है, और खिलजी ने सबसे कम में किया है। अब आते हैं तुगलक वंश के प्रमुख शासक। पहले आता है गयासुद्दीन तुगलक, ये 1920 से 1925 तक रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक 1925 से 1951 तक। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक 1951 से 1988 तक। ये ही तीनों प्रमुख हैं, उसके बाद तो ये सब ऐसे ही नाकारा। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ये 1388 से 1390 तक। अबू बकर ये 1390 तक रहे हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ये रहे हैं 1390 से 1394। अलाउद्दीन सिकंदर शाह ये 1394 तक रहे हैं, और नसरुद्दीन महमूद शाह ये फिर से आ गए थे देखो, तो ये 1394 तक से 1412 तक रहे हैं ना, 1394 से स्टार्ट होकर 1412 तक ही रहे हैं। और जो तैमूरलंग का आक्रमण है वो इन्हीं के समय पर हुआ था। चलो हम देखते हैं हमारा सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक रहा है, तो 1414 से 1451 तक रहे हैं। पहले आते हैं खिज़र खां। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की राज स्थापित हो गया था, तैमूरलंग का हो गया था। अरे यार कौन याद कर रहा है, मेरी छियाँ आ रही हैं। प्लीज यार फ्रेंड्स, आप हमें याद मत करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, याद क्यों कर रहे हो। चलो फिर देखो रुक गई हमारी हिचकियाँ। खिज़र खां के बारे में क्या है, तो 1414 से 1421 तक रहा है ये। तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश का राज स्थापित हो गया था, सैयद वंश का राज स्थापित हो गया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन है, खिज़र खां है। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिज़र खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आते हैं तैमूर प्रतिनिधि खिज़र खां द्वारा संस्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा गया था, तो तैमूरलंग है उसका जो प्रतिनिधि था खिज़र खां, इसके द्वारा जो राज्य स्थापित किया गया उसको सैयद वंश क्यों कहा गया है, क्योंकि खिज़र खां पैगंबर का वंशज था, इसलिए उसे क्या कहा गया है, सैयद वंश की स्थापना की थी। ये कौन था, पैगंबर का वंशज था खिज़र खां। तैमूर का प्रतिनिधि के रूप में खिज़र खां ने दिल्ली को किससे जीता था, तो दिल्ली से इसने दौलत खां लोधी से जीता था। दौलत बहुत सारी थी तो बस इसने दौलत खां लोधी से जीत ली दिल्ली खिज़र खां ने। सुल्तान के स्थान पर खिज़र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो सब लोग सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं, तो भैया पैगंबर के वंशज हैं, तो खिज़र खां के द्वारा रैयत आला की उपाधि धारण की गई है। कौन सी, रैयत आला की उपाधि धारण की है। खिज़र खां को सर्वप्रथम फिरोज ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, तो फिरोज के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था फिरोज ने। किस अभियान से लौटने के बाद 1421 में खिज़र खां का देहांत हो गया था, तो मेवात के अभियान से। तो ये भैया मेवात गए थे, मेवाड़ में कुछ मावा वावा खाने, वहां से लौटे, एसिडिटी बनी और ये चले गए भगवान के पास। 1421 में खिज़र खां मेवात के अभियान से लौटते समय इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। खिज़र खां की मृत्यु पर जनता ने किस रंग के वस्त्र पहने थे, काले रंग के वस्त्र पहने थे। जनता बहुत प्यार करती थी खिज़र खां को, इसलिए सब लोगों ने काले रंग पहनकर शोक प्रकट किया था। लोग किसके शासनकाल से प्रसन्न थे, संतुष्ट थे, जवान बूढ़े गुलाम आजाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मनाया था। कि सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख ए फरिश्ता में लिखा है, तो ये खिज़र खां के विषय में लिखा है। तो जो फरिश्ता है उसके द्वारा लिखा गया था कि उसके शासनकाल में सभी लोग प्रसन्न थे, जवान बूढ़े गुलाम आजाद सभी ने काले वस्त्र पहनकर उसके निधन पर शोक व्यक्त किया था। ये फरिश्ता ने लिखा है, और फरिश्ता ने तारीख के फरिश्ता में इसको लिखा है खिज़र खां के बारे में, इसके बारे में, खिज़र खां के बारे में। खिज़र खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा। उसके पुत्र का नाम क्या था, तो मुबारक शाह था। क्या नाम था उसका, मुबारक शाह था खिज़र खां के पुत्र का। सैयद सुल्तानों का आरंभिक काल से उसका ऐतिहासिक कालक्रम क्या रहा है, तो यदि हम सैयद सुल्तान देखें तो सबसे पहले आते हैं खिज़र खां, उसके बाद आएंगे मुबारक शाह, फिर आते हैं मोहम्मद शाह, और फिर आते हैं आलम शाह। खिज़र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह मुख्य शासक बने थे। सैयद वंश ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था, तो जितनी बस आयु थी 36 वर्ष तक शासन कर पाए थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया था खिज़र खां ने, कभी खिज़र खां ने अलाउद्दीन के सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया है।
जसरथ खोखर का विद्रोह किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मुबारक शाह के समय हुआ था। जश्न मना रहा था भैया, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, तो बस हो गया विद्रोह। जसरथ खोखर का विद्रोह मोहम्मद शाह तुगलक के समय नहीं, तुगलक नहीं, सैयद के समय हुआ है। मोहम्मद शाह सैयद के समय। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? बहलोल लोधी। तो दौलत खान लोधी से ने दिल्ली प्राप्त की थी सैयद वंश के खिज़्र खान ने। सैयद लोधी सैयद वंश की समाप्ति की है लोधी वंश के बहलोल लोधी ने, और लोधी वंश की स्थापना कर दी। सैयद के सुल्तान कौन है? पहले आते हैं खिज़्र खान 1414 से 1421 तक, मुबारक शाह 1421 से 1434 तक, मोहम्मद शाह 1434 से 1444 तक, अलाउद्दीन आलम शाह ये लास्ट थे और 1444 से 1451 तक ये रहे हैं। फिर कौन आ गया है? बहलोल लोधी, लोधी वंश की स्थापना करने के साथ। अब आता है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहे हैं। कब? 1451 से 1526 तक रहे हैं। बहलोल लोधी 1451 से ये 1490-79 तक रहे हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी ने किसको, जो आलम शाह था ना, उसको मौत के घाट उतारा था और फिर लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1451 में हुआ है। 1451 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। लोधी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? तो जो लोधी थे वो कहाँ से आए थे? तो वह विशुद्ध अफगानी थे, अफगान या पठान माने जाते हैं। लोधी वंश कहाँ का था? विशुद्ध अफगानी था, अफगान पठान थे। बहलोल लोधी किस प्रांत के गवर्नर थे? तो लाहौर के थे। वे लाहौर अफगानी पास पास में है, तो बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था? लाहौर का। बहलोल लोधी की महत्वपूर्ण उपाधियां क्या हैं? उसने एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था। वह कौन सा राज्य था? तो वो जौनपुर था। इसने सफलतापूर्वक एक अभियान चलाया, युद्ध सफलतापूर्वक कहाँ पर? जौनपुर को इसने जीता था। किस राजा को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी ने 1484 में अधिकृत किया था? तो यह है जौनपुर। जौनपुर को कब जीता था? 1484 में जीता था बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया था। किस वर्ष किया था? तो मरने से एक वर्ष पहले, 1499, क्या बोलते, 89 में, 89 में इसने आक्रमण किया था। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है, ये किसने कहा था? बहलोल लोधी ने कहा था कि भैया इसमें मत बहल जाना कि राजत्व मतलब बंधुत्व नहीं है, नहीं, राजत्व मतलब बंधुत्व और बंधुत्व मतलब राजत्व, ये बहलोल लोधी ने कहा था। आर पी त्रिपाठी, ये राम प्रसाद त्रिपाठी जी हैं। इनके अनुसार लोधी शासकों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो समानता पर आधारित था। इनका राजत्व किस पर आधारित था? समानता पर। लोधियों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो अफगान सरदारों की समानता पर। इनका सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। आते हैं बहलोल लोधी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो बहलोल लोधी का राजत्व सिद्धांत बंधुत्व पर आधारित था। बहलोल लोधी जनजाति भावना का आदर करता था, ये भी सही है। तो इसका राजत्व सिद्धांत है वो क्या है? तो वह बंधुत्व पर आधारित था और जनजाति भावनाओं का आदर करता था। वह लोधी सुल्तान कौन था जो सिंहासन पर ना बैठकर कालीन पर बैठता था? तो ये बहलोल लोधी है। मतलब इनमें समानता चलती है पूरे अफगान में। तो ये कालीन पर बैठता था, सिंहासन पर नहीं बैठता था बहलोल लोधी। अफगान सरदारों के प्रति बहलोल लोधी की क्या नीतियां थी? तो जो अफगान सरदार हैं उनके प्रति बहलोल लोधी की संतुष्ट करने की और सम्मान देने की नीति थी। ये क्या करता था? अपने सरदारों को सम्मान देता था और संतुष्ट करता था। बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहता था? तो उनको मसनद ए आली कहता था। क्या कह रहा था? मसनद ए आली कहता था, भैया मालिक तुम ही हो, आला हमारे। तो मसनद ए आली कहता था अपने सरदारों को। अब आते हैं बहलोल लोधी से संबंधित कुछ सही कथन, तो जिसमें उसने जौनपुर के जो सरकी सुल्तान है उनकी ताकत को पूरी तरह से नष्ट किया था, ये सही है। और जौनपुर को 1484 में इसने विजित कर लिया था। सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थानों को बनाए रखा था। तो ये भी सही है कि जो सैयद सुल्तान थे उसके विरासत में पाई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थानों को बनाए रखा था। बहलोल लोधी सिक्के, जो बहलोली सिक्के थे उसका चलन दिल्ली सुल्तान सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। तो जो बहलोली सिक्के थे
वो दिल्ली सल्तनत की जो मुद्रा शास्त्रीय इतिहास है उसमें क्या थी, महत्वपूर्ण उपक्रम रखते थे। अब आते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कब तक रहा है, तो ये 1490 से लेकर 1517 तक रहा है। 1517 सुल्तान सिकंदर लोधी किस वर्ष गद्दी पर बैठा, तो 90 से एक वर्ष पहले, 1490 से पहले। किस लोधी सुल्तान का नाम निजाम खां रखा गया है, निजाम खां है, तो ये सुल्तान लोधी। नवाज वगैरह पढ़ता होगा, इसलिए तो सिकंदर बनाया नहीं बोलते। सिकंदर लोधी, निजाम खां था इसका नाम। लोधियों में किसकी माँ हिंदू थी, तो ये सिकंदर लोधी की भी, तभी तो सिकंदर जैसे बच्चे को जन्म दिया। सिकंदर लोधी की माँ कौन थी, हिंदू थी। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उस अपने सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, तो सिकंदर लोधी को। सिकंदर लोधी ने क्या किया था, आगरा शहर की नींव डाली थी और खुद अपनी राजधानी बनाया था। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो ये है सिकंदर सिंह लोधी। तो अब बोलते ना, सिकंदर जब मरा तो उसके हाथ खाली थे, सिक्कों में ही ये बोली जाती है बानी। तो ये जो गुरु नानक साहब है वह इनकी समय रहे हैं, सिकंदर लोधी के समय, और सिख धर्म की स्थापना इन्होंने अभी की है। किस लोधी सुल्तान का उपनाम गुलरुखी था, तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से क्या करता था, कहानियां लिखता था, कविताएं लिखता था। लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, सिकंदर लोधी था। सिकंदर नाम है सर्वश्रेष्ठ, तो उसको होना बनता है। किस सोहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोधी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिससे बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा, जो हुमायूं के गुजरात अभियान में भी साथ था, तो ये कौन हो जाएंगे, शेख जमाली थे। ये सोहरावर्दी संत कवि थे जिन्होंने सिकंदर लोधी की अनुशंसा पर प्राप्त की थी, और इन्होंने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा था, और हुमायूं की गुजरात विजय के साथ भी था, तो ये कौन हो जाएंगे, शेख जमाली हो जाएंगे। जमाली, वाया माली, जमाली, शेख जमाली। जब वह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था तो उन्हें बेचा जाता था, और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। वह लोधी सुल्तान कौन था, तो सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी जो अपने कपड़े बदलता था, बिछावन बदलता था, तो उनको बेच देता था, और जो पैसे आते थे वह लड़कियों के दहेज के रूप में दिए जाते थे। सिकंदर लोधी के विषय में सही कथन बताइए, तो भू राजस्व निर्धारित करने वाली भूमि की माप की थी इनने। एक सिकंदरी वो चलाया था इसके द्वारा, है ना, तो भू राजस्व निर्धारित करने के लिए भूमि माप करवाई थी। एक अनुवाद विभाग की स्थापना करा थी, जो अनुवाद कर सके, और अन्न पर से कर समाप्त कर देते, मतलब सभी को खाना अच्छे से मिल रहा था, अन्न पर से कर हटा दिए थे। 3 काम है, भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि की माप, अनुवाद विभाग चलाया, और अन्न पर से कर हटा दिया था। नेक्स्ट आते हैं इब्राहिम लोदी। ये 1517 से लेकर 1526 तक रहे थे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, तो ये है खतौली के युद्ध में, जो कि 1518 में हुआ था। तो राणा सांगा ने इनको खदेड़ दिया था इब्राहिम लोदी को, तो राणा सांगा के द्वारा इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में हराया गया था 1518 में। दिल्ली सुल्तान या सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता, तो इब्राहिम लोदी ने कहा था कि राजा का कोई भी संबंधी नहीं होता। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। कौन सुल्तान लड़ते हुए युद्ध स्थल में मारा गया था, तो ये हो जाएंगे इब्राहिम लोदी, जो कि लड़ते हुए युद्ध स्थल में मारा गया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो 1526 में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी, और सैयद वंश बता दें पहला शासक था, नहीं, लोधी वंश का पहला शासक था जो कि युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। नेक्स्ट आते हैं लोधी सुल्तान। पहले आते हैं बहलोल लोधी, 3 ही रहे हैं इसमें, है ना। बहलोल लोधी 1551 से 1590 तक, 1490 तो 1451 से 1480 90 तक। सिकंदर 1480 से 1517 तक। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। पानीपत की पहली लड़ाई में ये पानी बन गए।
अब आते हैं नेक्स्ट सल्तनत कालीन संस्कृति, जिसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।